बहुत मेहनत की आपके लिए, मतलब वो कि मैथ्स में अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लड़ाई नहीं है, अपनी लड़ाई जाती है जेई एडवांस्ड तक, जबकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैथमेटिकल लैंग्वेज में होते हैं, जिसकी वजह होता है आपको पता है। तो लास्ट 5 इयर्स के बच्चों क्या हालचाल। जो आज का मुद्दा है दोस्तों वो क्या है, एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स जेई एडवांस्ड 2019 टू 2023, राइट। तो अपन आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। वो काम क्या है माय फ्रेंड, जेई एडवांस्ड के लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्स का मतलब समझते हो, लास्ट 10 पेपर्स, लाइक पेपर 1 पेपर 2 होता है आपको पता है। तो लास्ट 5 इयर्स के 10 पेपर्स को एनालाइज करके फिर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मैथ्स में अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जेई एडवांस्ड अपना ऑब्जेक्टिव है, अगर अपना मोटिव है, अपना जो ड्रीम है, कोई आईआईटी अपन ने बनाया है और जेई मेन के आगे का सपना अपन देखते हैं, एप्पल जेई मेन तक अपनी लड़ाई नहीं है, अपनी लड़ाई जाती है जेई एडवांस्ड तक। माय फ्रेंड, अगर जेई एडवांस्ड अपना सपना है और आईआईटी अपन बनना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो मैं आपको पता है यार एजी सर, मैं आपके लिए लेके आया हूं माय फ्रेंड मैथ्स की जबरदस्त एनालिसिस फॉर जेई एडवांस्ड लास्ट 5 इयर्स। तो क्या देखो, मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, मतलब मोर देन 10 to 12 आवर्स लगा करके मैंने सारे एक एक पेपर्स को, एक एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, तो ये पूरा का पूरा जो भी एनालिसिस है आप देखिएगा और आपको जबरदस्त फायदा होगा, ये मेरा वादा है आपसे, राइट। तो एटीपी स्टार के प्लेटफॉर्म पर इतनी जबरदस्त एनालिसिस आपको मिल रही है, आपको एटीपी स्टार और विनीत सर को थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। तो भाई ये क्या एनालिसिस अपन ने क्या क्या करा है भाई, अपन ने देखो ना यार, प्लीज एक बार चेक करो सारे के सारे चैप्टर्स, नेम ऑफ द चैप्टर्स, किस ईयर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, ऐसे करके कितने क्वेश्चंस कहां से आए हैं, फिर कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने मॉडरेट थे, कितने गुड लेवल के थे, वो भी अपन ने चेक किया। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब मेरे देखे हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने तो जो देखा है देखा ही है। बहुत सारे बच्चों से जो लास्ट 5 इयर्स में मुझे फीडबैक मिला है, जो बच्चों को इजी लगे हैं, जो बच्चों को मॉडरेट लगे हैं, जो बच्चों को जो सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स, उनका जो लेवल था, मतलब उन्होंने जो लेवल बताया डिफिकल्टी लेवल, उस डिफिकल्टी लेवल को मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। तो ये मेरा नहीं है, तो मेरे को तो सारे आसान लग सकते हैं, मेरे को तो मैं बोलूंगा अरे यार ये भी क्वेश्चन आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है, तो वो नहीं है दोस्त। ये वो डिफिकल्टी लेवल मैंने वहां से लिया है जो 5 साल के बच्चों का मेरे साथ फीडबैक था, जो हर एग्जाम देने के बाद वो फीडबैक देते थे। तो वो फीडबैक मैं आपके पास लेकर के आया हूं, वो डिफिकल्टी लेवल लेके आया हूं, राइट। तो 2019 के अगर स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंस ये शो नहीं करता है, लेकिन सर्किल की अगर अपन बात करते हैं तो सर्किल आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चंस आए 2019 में, और यहां पर देखो इजी भी है, एक मॉडरेट है, जबकि यहां पे पेपर 2 में दोनों के दोनों गुड क्वेश्चंस थे। तो आप ये एनालिसिस पूरा का पूरा देख सकते हो। तो सर्किल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई दे रहा है। लगभग 2019 में 4 क्वेश्चंस, 2020 में 1, 2021 में 1, 2022 में 2 और 2023 में, ठीक है, 3 क्वेश्चंस। तो यहां पर देखो, लेकिन कमाल क्या हो रहा है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ओवरऑल अगर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पर 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। 5 क्वेश्चंस 2019 में दिख रहे हैं अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और लगभग यहां पर देखो, यहां पर भी 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। 2021 में 3 क्वेश्चंस हैं, यहां पर देखो 2 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जबकि 2022 और 2023 में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देखो ना, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की बात करें तो पेपर 1 में 4 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 6 क्वेश्चंस है, तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस आ गए। तो अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको छोड़ने का नहीं भाई, सर्किल और कोनिक सेक्शन ये तो नहीं छोड़ सकते। स्ट्रेट लाइन एक लंबा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन एक लंबा चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता होगा बच्चों को, लेकिन सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन के चक्कर में नहीं छोड़ना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया जा रहा है। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये बहुत ही, मतलब कहना चाहिए बहुत ही पप्पा टॉपिक है। पप्पा इन द सेंस
आसान भी होता है, लेकिन जेई एडवांस के लेवल पे कुछ आसान नहीं होता, ये तो बात ध्यान रखना। जेई मेन के लेवल पे फिर भी आसान होता है और क्रेमर्स रूल वगैरह वगैरह एडजॉइंट होता है, लेकिन यहां पर जो मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है उसकी वजह से सारे के सारे चैप्टर्स लगभग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आसान हो रहा होगा तो कोई दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स करके उसको डिफिकल्ट बना देंगे। प्रोबेबिलिटी में मैट्रिसेस डाल देंगे, मैट्रिसेस में ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे, कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक है क्वाड्रेटिक का फंडा लगा देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक है कुछ सर्किल वगैरह वगैरह आपको पता है जो लोकस का फंडा है वो लगा देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, राइट। जहां पर भी दो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, जहां पर भी दो क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन देखो यहां पर भी ये दो, यहां पर भी ये दो, तीन यहां पर है, और नेक्स्ट बेटी को 2022 में सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा है, जबकि 2023 में फिर से दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, राइट। तो अपन यहां से जल्दी से एनालिसिस देख लेते हैं। एरिया अंडर द कर्व का थ्रू आउट वन क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो पेपर 1 में या पेपर 2 में, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में नहीं है तो पेपर 2 में, पेपर 1 में तो पेपर 2 में नहीं है, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व एक क्वेश्चन का वेटेज रखता है, प्रोबेबिलिटी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन रखता है। तो देखो 3 क्वेश्चंस अपने पास आ रहा है, प्रोबेबिलिटी के केस में 3 क्वेश्चंस, राइट। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी में 3 क्वेश्चंस आ रहा है, यहां भी 3 क्वेश्चंस है, यहां भी 3 क्वेश्चंस है, यहां 4 क्वेश्चंस है, यहां पे 4 क्वेश्चंस है। तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत जबरदस्त टॉपिक निकल के आता है, कम से कम यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है, राइट। अगर मैं एओडी की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पता है 3-4 टॉपिक्स आते हैं, 3-4 चैप्टर्स होते हैं। टेंजेंट नॉर्मल होता है, मीन वैल्यू थ्योरम्स होती है, मैक्सिमा मिनिमा होता है, और मोनोटोनिसिटी होता है, और रेट मेजर भी होता है, राइट। तो एओडी एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा चैप्टर है, तो उसका कवरेज भी काफी ठीक ठाक है। 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन है सिर्फ 2022 में, और 2023 में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, राइट। तो अभी ठीक है, लेकिन एओडी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से रखता हूं जिनके 2 क्वेश्चंस का वेटेज ऑलमोस्ट बनता है, राइट। तो यहां पर हो सकता है ठीक है, एक्चुअली क्या है कई बार एओडी में ना क्वेश्चंस ऐसे मिक्सिंग है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के मैक्सिमा मिनिमा बना देते हैं, राइट। तो हो सकता है मैंने वो क्वेश्चन कोई आया हो वो ट्रिग्नोमेट्री में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का सीन कहीं पर भी बन जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री में भी बना देते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कई बार एएम जीएम से भी बना देते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। तो मैंने हो सकता है कि यहां पर एओडी में जो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा, अगर उसमें एएम जीएम लग रहा होगा तो वो मैंने डाल दिया होगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पे। तो हो सकता है यहां पर 2-2 क्वेश्चंस भी हो, क्योंकि एओडी का ठीक ठाक सा वेटेज बनता है, और मीन वैल्यू थ्योरम पर अगर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए एओडी एक छोटा सा रिस्की टॉपिक है ना, एओडी रिस्की टॉपिक है। तो एओडी में क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा थोड़ा सा मुझे पता ना मुश्किल रहता है। तो देखो यहां पर 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक भी एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रखता है। एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और यहां पर भी 1 क्वेश्चन और यहां पर 2 क्वेश्चन, तो 1 और 2 क्वेश्चंस का वेटेज एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल रखता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कई सारे क्वेश्चंस जो ऑर्थो सेंटर, सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड या इन सेंटर एक्स सेंटर्स पर बेस्ड होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगते हैं, तो उनको स्ट्रेट लाइन में भी रखा जा सकता है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन में ना रख करके मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में रख दिया। क्लियर है ना दोस्त? तो अपन का थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, क्योंकि जो मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जेईई एडवांस्ड में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है माय डियर फ्रेंड कि इसको किस चैप्टर में डालूं। तो कोई टीचर किसी चैप्टर में डाल देता है, कोई टीचर किसी चैप्टर में डाल देता है, डिपेंडिंग ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर लाइकिंग। तो इसको मैं कुछ भी गलत सही नहीं कह रहा हूं, बस उनकी लाइकिंग है और उनको लगता है जो भी कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से वो डाल देते हैं। वैसे ही मैंने भी कुछ किया, राइट। अब देखो वेक्टर्स इन 3D के अगर बनाते हैं, करें 4 क्वेश्चन बनता है, यहां पर 3 क्वेश्चंस है, यहां पर 4 क्वेश्चंस, यहां पर 3 क्वेश्चंस, यहां पर 3 क्वेश्चंस। तो यहां पर वेक्टर्स इन 3D एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पर देखो मॉडरेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। वेक्टर्स इन 3D में इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वेक्टर्स इन 3D और अच्छा चैप्टर बन जाता है, स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है। तो इस चैप्टर को कभी अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। वो सब मैं बात करूंगा, अभी मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए कि कौन से टॉप 10 चैप्टर्स है, मतलब 33% सिलेबस से कैसे 66% मार्क्स लाए जाएं, 33% सिलेबस से कैसे 66% मार्क्स लाए जाएं, जबकि अपना जो स्कोर है मैथ्स में जो अपन टारगेट करते हैं माय डियर फ्रेंड 50% अपन टारगेट करते हैं। अगर मैथ्स में अपन ने 50% स्कोर जेईई एडवांस्ड में, क्या जेईई मेंस में कर दिया तो 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हैं। जेईई एडवांस्ड में अगर अपन 50% स्कोर मैथ्स में कर देते हैं तो अपने लिए मतलब आलीशान तरीके से सक्सेस फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सक्सेस तो पक्का का पक्का आनी है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े आसान होते हैं, रिलेटिवली मैथ्स के कंपैरिजन में आसान होते हैं, तो वहां पर स्कोर थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। तो अगर आप 50
50-60-65% पे तीनों सब्जेक्ट को लॉक करते हो, जहां पर मैथ्स आप 50% पे लॉक कर रहे हो, तो एक बहुत ब्राइट चांसेस बन जाते हैं कि आपको एक अच्छी लगभग 3000 के अंदर की रैंक आप लेकर के आओगे और आपका ड्रीम आईआईटी आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ब्रांच 19-20 करके, राइट। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, वैसे अपन टॉप 1000 की अगर बात करें, टॉप 1000 रैंक में, तो भी ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाली। तो जो भी बच्चा ये देख रहा है उसको पेन पेपर लेकर के कुछ कुछ नोट कर लेना चाहिए, राइट। और इसका पीडीएफ अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो जी दोस्त, ठीक है, 2 1 3 1 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन है 2021 में, 2022 में भी 2 क्वेश्चन है, जबकि 2023 में 8 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, 8 क्वेश्चन, 2 के 2 पैराग्राफ इसी से रखे हुए थे, पूरे 2 के 2 पैराग्राफ इसी से थे, प्लस मोर देन वन चॉइस में भी क्वेश्चंस थे, खूब सारे क्वेश्चंस थे 2023 में डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, राइट। तो एस सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, हर बार ही क्वेश्चन आता है। तो इसमें हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा एएमजीएम का, या कहीं पर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन यूज किया होगा, क्वाड्रेटिक या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा, या मैट्रिसेस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट लगा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज कहीं ना कहीं जीपीएपी देखने को मिला होगा, लेकिन क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, तो वहां पर मैंने उस क्वेश्चन को रख दिया होगा, राइट। तो ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल भी एपी जीपी पेपर में ना आया हो, लेकिन उससे बेटर कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, तो वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने शिफ्ट कर दिया होगा, राइट। तो भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें, तो यहां पर देखो 1 क्वेश्चन, यहां पर 3 क्वेश्चन, यहां पर 1 क्वेश्चन, और 2022 और 23 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो 2024 में यहां से एक ब्राइटर चांस बनता है, तो इसको एलसीडी को नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1, मतलब फेज 1 फेज 2, यहां पर मैं फेज 2 भी इंक्लूड कर रहा हूं एक्चुअली। तो फेज 1 फेज 2 क्या होता है, कंपाउंड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। ये दूसरे और चैप्टर्स में भी बहुत यूज होता है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में 1 क्वेश्चन है, राइट, फेज 1 फेज 2 में। फिर यहां पर 2020 में क्वेश्चन नहीं है, 2021 में 1 क्वेश्चन है, 2022 में 3 क्वेश्चन है। तो और यहां पर ठीक है देखो, एक क्वेश्चन नहीं है। तो एक्चुअली हो सकता है कि इसका क्वेश्चन यहां शिफ्ट हो गया। मैं तो आपको समझाना चाहता हूं कि भाई कई बार होता है ना कि एपी जीपी में कोई टर्म्स दिए हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर रख दिया होगा, राइट। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही है, मतलब आपको 18 36 क्वेश्चन अगर है, तो 36 आते हैं, कई बार 35 आते हैं, कई बार 38 आते हैं। तो 35 से लेकर के 38 क्वेश्चंस तक जेईई एडवांस्ड के पैटर्न में देखे गए, जो कि मैं अभी सब एनालिसिस लेके आने वाला हूं, राइट। तो अब देखो जी नेक्स्ट में पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, तो 1 क्वेश्चन, यहां पर 2 क्वेश्चन, राइट, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। यहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी में शिफ्ट हो गया होगा इसका क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज वगैरह काउंट प्रोबेबिलिटी में करते हैं, तो बिना पीएनसी के प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सपोर्टिंग टॉपिक है, ये अपने को करना पड़ता है, राइट। तो ये एक गुड क्वेश्चन है, यहां पर भी गुड क्वेश्चन है, ये पीएनसी पर कंप्लीटली बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। बाइनोमियल में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो अपन ठीक है बाइनोमियल में हालांकि छोड़ा जा सकता है, बाइनोमियल उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं मानता हूं, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाइनोमियल का क्वेश्चन जनरली डिफिकल्ट भी हो जाता है, राइट। वो एनसीआर वगैरह में आप लोग उतना परफेक्ट होते नहीं हो, और जेईई में इनके केस में इस बार कोफिशिएंट्स का काम आपने किया भी नहीं था, कोफिशिएंट्स वाला पार्ट जेईई में इनके सिलेबस में नहीं था, तो आपने जेईई में उतना बहुत अच्छा मजबूत काम बाइनोमियल में नहीं किया है। तो जेईई एडवांस्ड में अगर आप ज्यादा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो ये चैप्टर छोड़ा जा सकता है, राइट। फंक्शन में देखिए भाई एक गुड क्वेश्चन है, यहां पर 3 क्वेश्चन है, यहां पर 1 क्वेश्चन है। फंक्शन का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कहीं पर फंक्शन में लिमिट लगा होगा, या फंक्शन में कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट होगा, या फंक्शन का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं होगा, बट बिना फंक्शन के कैलकुलस की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है, इसलिए फंक्शंस टॉपिक करना पड़ेगा। रिलेशंस आप छोड़ सकते हो, सेट्स एंड रिलेशंस करने की जरूरत नहीं है, सेट्स एंड रिलेशंस करने की जरूरत नहीं है, स्टैट्स करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस के सिलेबस में इन सब का इंपॉर्टेंस बहुत 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 कम है, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई ठीक है, और शायद ये चैप्टर्स है भी कि नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि भाई जेईई एडवांस का जो करंट सिलेबस है उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को आपको देख लेना चाहिए, है ना, देख लेना तीनों सब्जेक्ट का क्या करंट सिलेबस है वो देख लेना, राइट। एनालिसिस मैं आपको पूरी बता दे रहा हूं, राइट। लिमिट्स के केस में यहां पर क्वेश्चन नहीं है, बट यहां पर 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली लिमिट ऑफ द सम का क्वेश्चन बन जाता है, जैसे यहां पर हो सकता है लिमिट ऑफ द सम का क्वेश्चन हो, तो वो मैंने डेफिनेट
इंटीग्रेशन में डाल दिया होगा, राइट। या कई बार वो सीरीज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उनको मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में डाल दिया होगा, कई अगर लिमिट्स के पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लिमिट पर एक क्वेश्चन बन जाता है जनरली, नहीं तो लिमिट ऑफ द सम पर क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस है 2022 में, है ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 2019 और 2021 में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जबकि 2020, 2022 और 2023 में क्वेश्चन दिख रहा है। इसको और फंक्शन और लिमिट को कर लेना चाहिए। फंक्शन लिमिट को करने से क्या, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपका सही हो जाता है। तो फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर ये पार्ट आप इतना कैलकुलस का कर लेते हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर इसको छोड़ भी दो कोई बात नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर उसको भी थोड़ा बेसिक फॉर्मूले उसके कर लो और उस टॉपिक की जो गहराई है, डेप्थ है, वो अगर अपन छोड़ भी दें तो भी कैलकुलस में कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप कर लेते हो तो आपको 7 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, राइट। वहां से आपको 7 क्वेश्चंस की गारंटी मिल जाती है, राइट। तो अपन यहां पर कैलकुलस के बारे में ये बोल सकते हैं। भाई आईटीएफ के केस में देखो, यहां पर क्वेश्चन नहीं है, यहां पर भी क्वेश्चन नहीं है, यहां पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और यहां पर भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईटीएफ के फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, लिमिट्स हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो, तो बेसिक फॉर्मूले और बेसिक प्रॉपर्टीज अपने को आनी चाहिए। जेई एडवांस्ड के लिए अपन जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, जेई मेंस के लिए नहीं जा रहे हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, जेई एडवांस्ड में आप खुद सोचिए कि 16 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक, 19 क्वेश्चन तक आते हैं पेपर 1 में, राइट। और 16 to 19 क्वेश्चंस में सोचो कि आप सारे के सारे 30 टॉपिक्स कैसे, 30 चैप्टर्स कैसे इंक्लूड कर सकते हो। और जनरली देखा गया जो चैप्टर्स पेपर 1 में पूछे जाते हैं वो चैप्टर्स पेपर 2 में भी काफी हद तक पूछे जाते हैं, एक आध चैप्टर को इधर उधर छोड़ करके, राइट। तो देखो ना, जैसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में डिफरेंशियल इक्वेशंस गायब है, दोनों में गायब है। यहां पर एक पेपर में आ रहा है, यहां पर एक पेपर में आ रहा है, यहां पर एक पेपर में आ रहा है, राइट। लेकिन यहां पे 2 क्वेश्चंस हैं, यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं, यहां पर एक क्वेश्चन, तो लगातार 3 इयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टैट्स आज तक लास्ट 5 इयर्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2021 में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट बेटी का बना जाते हैं। देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इस पूरी एनालिसिस को एंड करने से पहले ये पूरा का पूरा 5 साल का जो लेखा जोखा ना माय डियर फ्रेंड, इसको बनाने में मुझे काफी लंबा समय लगा है, राइट। काफी समय लगा है, 5 से 6 घंटे लगाने के बाद ये पूरा एनालिसिस बना है, जिसको अपन ने 10 मिनट में डिस्कस कर लिया है, राइट। तो इसमें मैंने बहुत सारा काम किया, एक्चुअली सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखना, उनका डिफिकल्टी लेवल जो स्टूडेंट्स ने बताया था उनको रिकॉल करके, कि भाई बच्चों के थोड़े डायलॉग्स वायलॉग्स जो पुराने सालों में की यादें ताजा करके, उसको याद करके फिर अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लगा करके, आपकी नजर में वो क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा या मतलब डिफिकल्ट मींस गुड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो गुड क्वेश्चन है, इजी है या मॉडरेट है। तो इजी मतलब ठीक है एवरेज क्वेश्चन है, राइट, और मॉडरेट मतलब अबव एवरेज क्वेश्चन है जिसको आप गुड की कैटेगरी में रख सकते हो। और जो मैं गुड बोल रहा हूं दैट कैन बी पुट इन एक्सीलेंट क्वेश्चंस कैटेगरी, राइट, अगर आप इस तरह से देखो तो, राइट। तो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको अपनी ड्रीम आईआईटी चाहिए, आपको अगर ड्रीम आईआईटी चाहिए माय डियर फ्रेंड, तो मेंटोर्स का जो गाइडेंस है, जो आपके मेंटोर्स का गाइडेंस और प्लानिंग है, उसमें अगर आपका हार्डवर्क मिल जाए, अगर आप हार्डवर्क कर दो और आपका मेंटोर लाइक हम लोग जो मेंटोर्स हैं आपके, अगर हमारी मेंटोरशिप, हमारे गाइडेंस के अंडर में आप खतरनाक हार्डवर्क पुट करते हो, तो आज भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने का समय अभी भी बचा है माय डियर फ्रेंड, 3 महीने से ज्यादा ही है, तो 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं, 3 महीने के अंदर आप अपना ड्रीम आईआईटी पा सकते हो। सच में यकीन मानो, मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो दिवाली के टाइम पे डाउन हो गए थे। मुझे याद है 2001-2 की बात है यार, 2001 में ठीक है, एक बच्चा था हेमंत करके, उसने AIR 62 मारी थी, जबकि बीच में दिवाली के टाइम पे काफी डाउन हो गया था। एक विकास करके बच्चा था, AIR 32 मारी थी। ये लोग बीच में थोड़े डाउन हो जाते, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। ऐसा नहीं है टॉप 100 वाले कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं, अपने रिलेटिवली थोड़े से डाउन हो जाते हैं। अभी एक बच्चा था, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, श्रेयांश करके एक बच्चा था, जिसको लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में 2-3 महीने
जेई में जो जेई मेन सेशन 1 था उसमें उसका 98 के आसपास कहीं पे परसेंटाइल आया, तो लेकिन उसने जेई मेन को छोड़ करके, जेई मेन अप्रैल सेशन को छोड़ करके जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन की, और जेई एडवांस उसने फोड़ा बाय डेफिनेट और 6,500 के आसपास कहीं रैंक लगाया। तो समर्थ एक बच्चा था, उसने भी ऐसा ही किया था कि भाई ठीक है, जेई मेन को छोड़ करके, जेई मेन अप्रैल सेशन को छोड़ करके जेई एडवांस्ड को उसने फोकस किया, और जेई एडवांस में लगभग 7,500 के करीब, और ये सब आईआईटी दिल्ली, रुड़की और बीएचयू, तो ये लोग डिफरेंट आईआईटीज में, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, है ना, और मैं उन मीडियोकर बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को गियर अप किया, एक्सेल किया। लास्ट के 2-3 महीनों में इन्होंने चमत्कारिक प्रदर्शन किया, पूरा कैलेंडर बना करके, स्ट्रैटेजी बना करके, अपने मेंटोर्स का, हम लोगों का गाइडेंस लेकर के काम किया, और बाद में ये लगभग 5,000 से लेकर के 7,500 रैंक के बीच में जाकर के, जिनकी होप नहीं थी अपने को, कि भाई इनको खुद को होप नहीं थी कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने जाकर के सिलेक्शन लिया, और डिफरेंट आईआईटीज में, आईआईटी भुवनेश्वर बोलिए, दिल्ली बोलिए, पटना बोलिए, है ना, इंदौर बोलिए, तो ऐसे बहुत सारे आईआईटीज में ये लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो ठीक है, अपन भी वहां पर जा सकते हैं, बहुत आराम से जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करनी चाहिए। अपन मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैटर्न ऑफ पेपर्स, देखो पैटर्न ऑफ पेपर्स तो सभी के लिए सेम ही था। देखो ईयर 2019 में 18 क्वेश्चंस आए पेपर 1 में, 16 आए पेपर 2 में, और ये सिंगल चॉइस करेक्ट, मोर देन वन चॉइस करेक्ट, और मैट्रिक्स टाइप जिसमें मैच द कॉलम होता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, न्यूमेरिक रिस्पांस क्वेश्चंस। तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो सिंगल चॉइस करेक्ट में 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली सिंगल चॉइस करेक्ट के अलावा आप कहीं पर भी तुक्का नहीं मार सकते। और यहां देखो ना, ये इन्होंने ऑलमोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिक रिस्पांस में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक डेसिमल में 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर करने होते हैं, और एक डायरेक्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो डी मतलब डेसिमल वाले न्यूमेरिक रिस्पांस वाले क्वेश्चंस हैं, और इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उनमें वो आपको फिल करने में बस थोड़ा सा देखना होता है, बाकी क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। जेई का मोटिव बता रहा हूं आपको, जेई आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। जेई बस सिर्फ अपनी मेहनत बचाना चाहता है। वो सब्जेक्टिव एग्जाम इसलिए कंडक्ट नहीं कराने पड़ते हैं क्योंकि उनको 2-2.5 लाख कॉपीज चेक करनी पड़ेगी। आपको पता है ना, 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के बीच में बच्चे बैठते हैं, तो लगभग मतलब एलिजिबल होते हैं, और लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं, राइट। तो वो जो बच्चों की कॉपीज है वो अपनी काम चोरी करते हैं, कॉपीज चेक नहीं करना चाहते। सब्जेक्टिव कॉपी चेक करना आपको पता है बहुत एग्जॉस्टिव होता है, और ये सब जितने भी OMRs वगैरह या जो भी ये सब ऑब्जेक्टिव वाले जो रिस्पॉन्सेज अपन फिल करते हैं, इनको चेक करने के लिए आपको मशीन्स होती है, मशीन्स चेक करके दे देती है, तो ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ता है, जल्दी से रिजल्ट आ जाता है, मेहनत कम हो जाती है, एनर्जी कम लगती है, और मतलब ऑटोमेटिकली एचआर जो है ना, थोड़ा मैन पावर कम लगता है, तो आसानी से काम। इसलिए देखो ना यार, ये क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक रिस्पांस 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 14 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 34 में से 24 यहां पूछे, और 2 मोर देन वन चॉइस करेक्ट होते हैं। मोर देन वन चॉइस में ABCD, और वो भी पार्शियल मार्किंग है, सारे मोर देन वन चॉइस में पार्शियल मार्किंग। अगर ABD करेक्ट आंसर है और आप AB मार्क करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर ABD करेक्ट आंसर है, आप तीनों मार्क करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर ABC मार्क कर दिया जो कि आंसर नहीं था तो आपको -1 मिलेगा, और अगर आप A मार्क करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, AB मार्क करते हो तो 2 नंबर मिलेगा, ABD मार्क करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन जितने आंसर्स करेक्ट हैं उससे जो कम आंसर्स मार्क करोगे तो भी पार्शियल मार्किंग है। तो ये सब्जेक्टिव इंटेंशन को दिखाता है, ये दिखाता है कि उनका जो इंटेंट है वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स या सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट करने का है, तभी तो पार्शियल मार्किंग दे रहे हैं। वे आपको वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप से आंसर्स निकालते, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, 2 स्टेप बाद A आ जाता है, 2 स्टेप बाद और B आ जाता है, 2 स्टेप बाद और D आ जाता है, तो जितने आंसर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो अगर आपने 1-2 स्टेप भी सही किए तो 1-2 आंसर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप 1-2 नंबर ले सकते हो, राइट। तो यही स्टेप मार्किंग है। तो एक्चुअली ये पूरा MCQ जो है ये सब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को चेक करने के लिए, न्यूमेरिक रिस्पांस सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करता है, मैट्रिक्स सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करता है, सिंगल चॉइस को छोड़ करके। तो सिंगल चॉइस का वेटेज ऑलमोस्ट 25% है, 25% से ज्यादा सब सिंगल चॉइस आता नहीं है। 4 से ज्यादा देख लो यार, 6 इसमें सिर्फ 6 रखा है 33%, बाकी हर जगह आप देख लो इसमें और इसमें छोड़ दो। पुराने 2019
2020 को छोड़ दो, जैसे जैसे आप करीब आओगे 2023 देखिए, 2021 देखिए, 2022 देखिए, तो इन सब में देखो ना इन्होंने यहां पर क्वेश्चंस बढ़ाए हुए, देखो 8 कर रखे हैं, 9 क्वेश्चंस कर रखे हैं, यहां पर 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में, 6 क्वेश्चंस यहां पर है, तो आपको खुद ही दिख रहा है, यहां पर देखो ना यार 6 12 क्वेश्चंस रखे हुए हैं न्यूमेरिक रिस्पांस में एक ही सेट पे। यहां पर देखो ना मैट्रिक्स में 0 डाला हुआ है, यहां पर पेपर 2 में एक भी क्वेश्चन सिंगल चॉइस से नहीं पूछा हुआ। ये इंटेंशन दिखाता है कि दे वांट टू चेक योर कंप्लीट नॉलेज फॉर क्वेश्चंस, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई शॉर्टकट नहीं लग पाएगा जेईई एडवांस्ड में, शॉर्टकट मारने का मत सोचना, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपका एम आईआईटी को क्रैक करना है तो, राइट। नेक्स्ट में बनाते हैं देखो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मैं क्या लेकर के आया हूं माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखो मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स, किन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब मैंने ये ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब मैंने मोस्टली वो चैप्टर्स लिए हैं जिनमें से 2 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए पर्टिकुलर ईयर्स में, और यहीं से इसी एनालिसिस से मैं आपके लिए टॉप 10 चैप्टर्स निकाल करके लाऊंगा जो कि 33% ऑफ द सिलेबस है, लेकिन 66% ऑफ द कवरेज इन योर पेपर देगा, राइट। तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट द एनालिसिस आई हैव डन फॉर यू, राइट। तो अपन ठीक है देखो 2019 में सर्किल, मैट्रिक्स, वेक्टर्स इन 3D, प्रोबेबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी, कॉम्प्लेक्स, एसएनएस, कोनिक्स, ये 10 चैप्टर हो सकते हैं, 8 से 10 चैप्टर्स होंगे हर एक में। पीएनसी, ये सारे वो चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड जो 2019 में, 2020 में, 2023 में, 2021 और 22 में ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। मोर देन, मतलब इन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 12 और 13 क्वेश्चंस सिर्फ इन चैप्टर्स से थे। 12 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 18 के अगर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 12 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 66% जाता है। कितना जाता है मेरे फ्रेंड? 66.65 67% तक जाता है, राइट। तो अपन उसी की बात करें तो मेरे ख्याल से आप लोग देख लो कि भाई सब जगह ये जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी है ये हर जगह मिलेगा, मैट्रिसेस हर जगह मिलेगा, वेक्टर 3D हर जगह मिलेगा, कोनिक्स ऑलमोस्ट हर जगह मिल रहा है, कहीं पर कोनिक्स हो सकता है ना हो बट ऑलमोस्ट कोनिक्स हर जगह है। तो कोनिक्स जैसे स्ट्रेट लाइन सर्कल, यहां पर स्ट्रेट लाइन सर्कल भी है, कोनिक्स भी है। तो ये वो साल है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जेईई मेहरबान हो गया था और खूब सारे क्वेश्चंस पूछ रहे। एमएनडी का मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। डी डिफरेंशियल इक्वेशंस से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस साल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यहां पर देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी 3 सालों में डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को नहीं मिल रहा। तो ये सारी एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता हूं वो चैप्टर्स, टॉप 10 चैप्टर्स। क्या बात है माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त काम है। टॉप 10 चैप्टर्स फॉर मोर देन 60%, इनफैक्ट 66%, राइट। अगर 18 में अगर अपन बात करें, मैं 12 क्वेश्चंस की बात करता हूं, मतलब 12 क्वेश्चंस टू 13 क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं पर पेपर। तो राइट, ठीक है, हर पेपर पे 12 से 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ 16, 17 और 18 क्वेश्चंस और 19 क्वेश्चंस, राइट। 16 से लेके 17 से लेकर के इनफैक्ट 19 बोल सकते हैं, या तो 17 क्वेश्चंस आते हैं, 18 आते हैं या 19 आते हैं, राइट। डिपेंडिंग ऑन कि मैट्रिसेस वाला अगर क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स वाला, मैच द कॉलम वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन वो कम कर देते हैं। आप ऐसे खुद सोचो ना यार, 1 घंटे में, है ना, 1 आवर में आपको लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 16, 17 और 18। 19 का चांस बहुत रेयरली बनेगा, और आपको ये इतने तो वो कहते हैं करना है, जबकि आपको करना कितना है माय डियर फ्रेंड, मात्र 10 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, 10 क्वेश्चंस अगर आपने कर दिया माय डियर फ्रेंड, तो मतलब आपकी लाइफ बन जाएगी माय डियर फ्रेंड। आने वाले 60, 70 ईयर्स जितने भी आप जिंदा रहोगे भाई साहब, एकदम मतलब मचा के रखोगे, एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से मचाओगे, क्लियर। कहीं कोई भाई आपने बच्चा, वाइफ, माँ बाप, सोसाइटी, कंट्री, स्टेट, मतलब हर कोई आपके ऊपर प्राउड करने वाला है, राइट। ऐसा जबरदस्त मचाओगे। तो 10 क्वेश्चंस को हम टारगेट करते हैं, अपना टारगेट जो है ना वो 10 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 16, 17 एंड 18 10 क्वेश्चंस अपने को टारगेट करने हैं। 12 से 13 क्वेश्चंस अपन को मिल रहे हैं। यहां पर भी लिबर्टी है, सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। 10 चैप्टर्स है ये बाय डियर फ्रेंड, ठीक है, ये 4 और 5, और अगर मैं यहां पर बात करूं, ये 6th चैप्टर है, ये 7th है माय डियर फ्रेंड, ये 8th, ये 9th और ये 10th, राइट। ये 10 चैप्टर्स में से 10, मतलब 12 से 13 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपने 10 क्वेश्चंस करके, देखो 10 क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना है,
60 मिनट्स। कितना टाइम है माय डियर फ्रेंड? 60 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 6 मिनट्स अपने को ऑलमोस्ट मिल रहा है ना, 6 मिनट पर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, जेई एडवांस्ड में टाइम कभी कम नहीं पड़ता है, क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं जो सॉल्व हो सके। राइट, मेरी बात समझ रहे हो ना यार? क्वेश्चन ही कम पड़े, बोले यार क्वेश्चन ही नहीं है, टाइम तो है अभी 15-20 मिनट, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व क्या करूं यार, है ना? सब इतने डिफिकल्ट और ऐसे डरावने से दिखते हैं। तो जेई मेन के, जेई एडवांस्ड का पेपर दिखता कैसा है, जेई एडवांस के पेपर में वो लोग क्या चाहते हैं? तो भाई ये सपोर्टिंग टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको भाई ठीक है इन 10 चैप्टर्स में मचाना है, इन 10 चैप्टर्स में आपको अच्छा काम करना है, तो ये 4 चैप्टर्स, इनफैक्ट आईटीएफ के भी फॉर्मूले कर लीजिएगा। आईटीएफ सिर्फ जस्ट फॉर्मूले, मैं ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। सपोर्टिंग चैप्टर्स है ये 4-5 चैप्टर्स के जस्ट फॉर्मूले, जो आप बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कर लेना, राइट? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कर लोगे तो उन 10 चैप्टर्स में, इन 10 चैप्टर्स में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन 5 चैप्टर्स के बेसिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। तो इनके बेसिक्स अपने को क्लियर होने चाहिए, राइट? तो उसमें ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत छोटी सी चीज इन चैप्टर की बहुत छोटी सी चीज वहां पर लग रही थी और उसके चक्कर में आप उस चैप्टर का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो जाता आपसे आसानी से, जितनी मेहनत आप प्रोबेबिलिटी में करके गए थे, लेकिन नंबर ऑफ वेज, अगर मान लीजिए बेज थ्योरम पर आ गया या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर है, तो थोड़ा सा बाइनोमियल का रोल आ जाता है। और कहीं पर पीएनसी लगाना पड़ता है नंबर ऑफ वेज वगैरह काउंट करने के लिए, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 फेज 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, लाइक साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस में बहुत जगह पर यूज हो जाते हैं, तो उतना तो आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में कंपाउंड एंगल्स में, तो वो फॉर्मूले अगर अपने को याद नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 हो सकता है वो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो या सॉल्व ना कर पाओ। तो ऐसा अपने साथ अत्याचार मत करना माय डियर फ्रेंड, ये 4-5 चैप्टर्स के फॉर्मूले जरूर देख लेना, राइट? डिटरमिनेंट का फॉर्मूले वगैरह या जो प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी मोड़ी मैट्रिक्स में यूज हो जाती है, बाकी और कुछ खास बात नहीं। देखो जी, पेपर चेक्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्वेश्चंस, राइट? भाई यही कहने वाला था कि ये सब्जेक्टिव पेपर है, जेई एडवांस्ड को ऑब्जेक्टिव मत मानो। जेई एडवांस्ड में कोई ट्रिक व्रिक शॉर्टकट वॉटकट मत लगाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको A to Z बिगिनिंग से लेकर के आंसर तक सॉल्व करने आने चाहिए, राइट? सब्जेक्टिव नहीं है, एग्जाम का पैटर्न है, सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जो उनका इंटेंट है वो उनका इंटेंट कंप्लीट नॉलेज को चेक करने का है। इसीलिए वहां पर वो लोग न्यूमेरिक रिस्पांस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के जो नंबर है बढ़ाते जा रहे हैं, मोर देन 1 चॉइस के जो क्वेश्चंस है उनको बढ़ाते जा रहे हैं। और ये तीनों कैटेगरीज में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनमें ना आप तुक्का मार सकते हो बहुत ज्यादा। अब एबीडी मार्क करने से कुछ नहीं होगा भाई, गलती होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट? तो बहुत कम चांस है जो आपका मोर देन 1 चॉइस तुक्के से सही हो जाए, राइट? तो इसलिए ठीक है, ज्यादा अपने साथ मजाक मत करो, है ना? अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर मार्क करना है। दिस इज जेई एडवांस्ड, क्लियर? तो वो पेपर चेक्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो वो कंप्लीट नॉलेज चेक करने में लगे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लुक, मतलब आप जैसे ही पेपर जेई एडवांस का देखते हो तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कैसे दिखते हैं ये मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको 3 महीने के ड्यूरेशन में, आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, इनसे डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड, इनसे हारना नहीं। आपको पता है माय डियर फ्रेंड, हिम्मते मर्दा तो मत दे खुदा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, है ना? भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, राइट राइट राइट। तो इसलिए अपने को इन चीजों को देखने की आदत डालनी है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा क्योंकि मैथमेटिक्स के नोटेशंस इतने ज्यादा होते हैं, कहीं सिग्मा लगा देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, लिमिट का साइन है, तो जितने नोटेशंस हैं उनके या सेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सेट्स वगैरह बना देते हैं, इंटरसेक्शन लगा देते हैं, कहीं यूनियन लगा देते हैं, कहीं फॉर एवरी लगा देते हैं, कहीं बिलोंग्स टू लगा देते हैं, कहीं इंटरसेक्शन है, कहीं है ना वो यूनियन है,
कहीं सिग्मा है। तो ये जो नोटेशन है माय डियर फ्रेंड, जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है माय डियर फ्रेंड। तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट। तो इसलिए ठीक है, मैथमेटिक्स के जो नोटेशन है उनकी वजह से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, तो उनको देखने की आदत डालो। जब आप 3 महीने जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आदतें आपकी पड़ जाएंगी। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 4-4 5-5 लाइन में लिखे होते हैं, क्वेश्चन लिखे होते हैं 4-4। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। मतलब जो आईआईटी जो कंडक्टिंग जो बॉडीज है या जो वहां पे पेपर बनाने का पैटर्न है, वो आपकी रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और रिस्पॉन्डिंग स्किल्स और आपको ट्रैप करने का, आपको जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। वो पूरी भूमिका बना करके क्वेश्चन को पेश करते हैं आपके सामने, राइट। कि आप पहली लाइन पढ़ो तो जब तक पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ने गए तो पहली भूल गए, तीसरी पढ़ने गए तो दूसरी भूल गए, 5-5 6-6 क्वेश्चन लाइन में क्वेश्चन को खत्म करते हैं। वो पूरी भूमिका, प्रस्तावना, पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह, एक ये ए था, दूसरा बी था, फिर तीसरा सी था, उसको हो सकता है शॉर्ट में लिख सकते हो। और मैं तो कई बार ऐसा देखा है, मैंने खुद देखा है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन को मैं 1.5 लाइन में लिख सकता हूं, लेकिन जेईई एडवांस आईआईटी जो है उसी क्वेश्चन को 4 से 5 लाइन में घुमा फिरा करके क्वेश्चन को पूछने की आदत है, उनकी एक्सप्लेन करने की आदत है। तो बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन, लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, मोर देन रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन जो होता है, उसकी वजह से क्वेश्चन से लेंदी दिखते हैं। इन चीजों को समझो, क्योंकि हर एग्जाम का एक नेचर होता है। जब आप एग्जाम के नेचर को समझ जाओगे तो फिर आप परेशान नहीं होगे। जैसे आप अपने दोस्त का नेचर समझ जाते हो कि वो यार इरिटेट होता है बात बात पे, या जल्दी चिढ़ जाता है, या जल्दी परेशान हो जाता है, या जल्दी मारने को आ जाता है, या जल्दी गालियां बक देता है। जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे तो फिर उस दोस्त को हैंडल करना आपको आसान होगा। ऐसे ही जेईई को अपना दोस्त बनाइए, जेईई एडवांस को, और इन चीजों को समझिए। इन चीजों से आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा, कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, और आप चीजों को समझ पाओगे कि भाई मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं उसका नेचर अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेचर ऑफ एग्जाम क्या है, राइट। डिफिकल्ट दिखते हैं, उतने डिफिकल्ट होते नहीं है। मैथ्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्यों डिफिकल्ट नहीं दिखते हैं क्वेश्चन? क्योंकि वहां पर मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं होती, वहां पर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैथमेटिकल लैंग्वेज में होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस डिफिकल्ट दिखते हैं, डिफिकल्ट प्रतीत होते हैं, भयानक से लगते हैं, डरावने से लगते हैं, है ना, हैवानियत दिखाते हैं अपनी। तो आपको भी 3 महीने में इन्हीं सब के लिए प्रैक्टिस करनी है कि देख करके आपका दिल घबराए नहीं, दिमाग डरे नहीं, और आपकी आत्मा बेचैन ना हो, क्योंकि आपने पहले कम से कम अगर डेली भी 10-15 क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, डेली अगर आपने 20 क्वेश्चंस मैथ्स की, सिर्फ 20 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की होगी, तो 3 महीने में आप 2 से 2,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, राइट। मॉक वगैरह सब मिला के, तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। डिफरेंट चैप्टर्स, है ना, डिफरेंट चैप्टर्स को मिक्सिंग करते हैं। तो जो मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है माय डियर फ्रेंड, वो डिफरेंट चैप्टर्स से होती है। डिफरेंट चैप्टर्स, तो पता नहीं चलता यार ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता ही नहीं चला मेरे को कि वो प्रोबेबिलिटी का था, पता ही नहीं चला सर मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस तो खूब सारा बढ़िया से करके गया था, लेकिन सर मैंने साइन कॉस और ये सब पता नहीं क्या क्या देखा, मुझे लगा ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, और मैंने छोड़ दिया। बाद में बाहर में जब आया तो मुझे श्याम ने बताया कि भाई वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड था, बड़ा आसान था। तो क्योंकि मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से वहां पे चैप्टर्स का रिकॉग्निशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, प्रिपरेशन लेवल कम होने की वजह से, प्रैक्टिस आपने कम की होती है, आप डरे हुए एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे होते हो, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को अधकचरे तरीके से पढ़ते हो, समझते हो और रिस्पॉन्ड गलत करते हो, जिसकी वजह से आपका आया हुआ क्वेश्चन या आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों को अपने को 3 महीने में प्रैक्टिस करके दूर करना है। तो हाउ टू टैकल एग्जामिनेशन हॉल में, करे तो करे क्या? अब जैसा सर आपने प्रॉब्लम्स तो इतनी सारी बता दी कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब सर ये भी बता दो उसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू टैकल, अपन कैसे टैकल करें? तो अप्लाई Q3 क्या है? फर्स्ट क्यू है क्विक रीडिंग। इन 3 महीने के समय में, एक दिन में कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। तो जब ये आप वीडियो देख रहे होगे उस दिन से कसम खा लेना माय डियर फ्रेंड कि मैं क्वेश्चन को जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी समझूंगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा। इसी को क्विक 3 बोलते हैं। तो क्विक रीडिंग, क्विक अंडरस्टैंडिंग, क्विक रिस्पॉन्डिंग। करना है नहीं करना है जल्दी डिसाइड करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम इज मनी, टाइम इज योर सक्सेस।
राइट तो अपन ठीक है क्विक रीडिंग जल्दी से घर पे जो 3 महीने 90 डेज 100 डेज का जो समय है अभी 100 दिन का समय है तो 100 डेज का जो टाइम है माय डियर फ्रेंड उसमें इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करो रीडिंग की। जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को, इधर उधर मत देखो, कंसंट्रेशन अपना हाई रखो, फोकस बना करके रखो, टाइट टाइम टेबल रखो। राइट तो उस केस में जल्दी से पढ़ो, जल्दी से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या गिवन है। देखो ये मैंने बोला ना एक जीसीआर फिलॉसफी होती है, जीसीआर रूल है, ये मैं बच्चों को बोलता हूं और इससे बहुत सारे मीडियोकर बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। सिलेक्टिविटी का ध्यान रखो कि भाई मुझे पूरे के पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन पहले सिलेक्ट करके करने हैं। राइट फर्स्ट राउंड में, राउंड 1 में जो राउंड 1 है जिसको अपन सक्सेस राउंड बोलते हैं ना, यहां राउंड 1 से अपन आईआईटी के अंदर घुस जाते हैं। किसी भी आईआईटी के अंदर अपन घुस गए ना, अपन पहुंच गए लगभग 40% पे अपन पहुंच गए। मतलब किसी में 10 आपने किए, किसी में 8 किए, किसी में 7 किए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 18 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो 18 क्वेश्चंस का अगर मैं 40% अगर निकालूं तो लगभग 7 से थोड़ा सा ज्यादा आता है। राइट तो 7 to 8 क्वेश्चन है, तो मैं 7 to 8 क्वेश्चंस की जगह 10 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 35 to 40% आईआईटी की कट ऑफ होती है, 35 to 40% जेईई एडवांस्ड की कट ऑफ होती है। तो आप उसी के हिसाब से राउंड 1 को मैं सक्सेस राउंड बोलता हूं, राउंड 2 को रैंक राउंड बोलता हूं। राउंड 1 इज योर सक्सेस राउंड और जो राउंड 2 होता है ना माय डियर फ्रेंड वो इंप्रूवमेंट राउंड होता है जिसको अपन रैंक राउंड बोलते हैं। राइट तो पहले आप सक्सेस पालो, आईआईटी के अंदर घुस जाओ, कट ऑफ क्लियर कर दो, फिर उसके बाद राउंड 2 में 2-2 3-3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आप ज्यादा सॉल्व कर लो, कहीं से भी 5-7 क्वेश्चन और सॉल्व कर लोगे तो आपका रैंक बहुत इंप्रूव हो जाएगा। राइट थिंक फ्रॉम बेसिक्स। जब भी कभी क्वेश्चन पे अटक जाते हो, लटक जाते हो, भटक जाते हो तो बेसिक्स से सोचना स्टार्ट करो, जीरो से सोचना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक्स से सोचो कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर, इस सब टॉपिक पर बेस्ड है, इस सब टॉपिक में ये वाला फॉर्मूला सर ने बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, क्या दिया है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या अपने को रिक्वायर्ड है, मतलब चाहिए क्या 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 दिया है लिख लो, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जब क्लास 5th में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता, अपन लिख लेते थे प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ओ हो टाइम निकालना है। राइट पता चल जाता था। तो वैसे ही क्या दिया है क्वेश्चन में ये देख लो और उससे कैसे इक्वेशंस फॉर्म होंगी, जो दिया है उससे कौन सी कंडीशंस इन्वॉल्व है, कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व है, कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कौन सी ट्रिक्स इन्वॉल्व है, कौन सी टिप्स इन्वॉल्व है। तो एक्चुअली जो गिवन है, गिवन क्या है, उससे कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उससे क्या इक्वेशंस बन रही होंगी, क्या कंडीशंस अपने को दी है, तो और अपने को चाहिए क्या। इन तीनों चीजों को कनेक्ट करोगे, होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस जो मॉडरेट लेवल के होंगे, और मॉडरेट लेवल के मैं आपको बोल दूं 60 से 70% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल होते हैं। 10 से 15% क्वेश्चन जो होते हैं, मैं बताऊं आपको, 10 से 15% जेईई एडवांस में आसान होते हैं। आसान, मैं आसान बोल ही नहीं रहा, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं भाई, जो आप बोलते हो ना मैं तो आपकी तरफ हूं, आपकी तरफ खड़ा हूं, ये मान लो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं आसान तो बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं आसान प्लस मॉडरेट कम से कम 70% क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं यार, 40-50% सॉल्व करने को बोल रहा हूं। तो स्ट्रैटेजी लगा के, दिमाग लगा के, पेशेंस रख के, कूल एंड काम रह के तो एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग न्यू क्वेश्चंस ये डेवलप करो। ये जो 100 डेज का भी टाइम है माय डियर फ्रेंड, उसमें एबिलिटी डेवलप करो, फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो, लड़ाई करना सीखो। एक एक क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 मिनट का टाइम दो। टाइम की परवाह मत करो। अभी पहले मंथ में जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस गेन करो, टाइम की परवाह मत करो, फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो, कूल एंड काम टेम्परामेंट, क्वेश्चंस को देख के घबराने की आदत छोड़ दो। राइट तो ये सारी चीजें ये टैकल करो। ये एग्जामिनेशन हॉल में सारी चीजें जरूरी है कि भाई Q3 लगाना है, सिलेक्टिविटी करना है, थिंक फ्रॉम द बेसिक्स करना है, GCR लगाना है, एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग न्यू क्वेश्चन जो हमने डेवलप की है वो लगानी है, कूल एंड काम टेम्परामेंट रखना है और फाइटिंग स्पिरिट रखनी है। राइट नेक्स्ट रहते हैं हाउ टू स्टार्ट मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज्यादा है, अब अपने को शुरू कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत बार बोल दिया कि भाई 100 डेज है, 100 डेज है, 100 डेज। हाँ तो ये तो बात होगी भाई 100 डेज है सर, ठीक बात है 100 डेज है। अब अपने को 100 डेज में करना क्या है सर, अब क्या करें। तो भाई मैं बता देता हूं, मैथ्स के लिए तो स्पेशली ये करना है, बल्कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू स्टार्ट मोर देन 3 मंथ्स।
14 आवर्स की स्टडी करो, कम से कम 14 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे खाना खाने के लिए निकाल लो, 7 घंटे सोने के निकाल दो, योगा मेडिटेशन का 1 घंटा निकाल दो, डेली रूटीन का 1 घंटा निकाल दो। ऐसे करके ये 10 घंटे निकाल करके 14 घंटे पढ़ाई करनी, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। 60% टाइम में 14 का जो 60% टाइम है लगभग 8 घंटे, 8 घंटे अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 40% जो बाकी का टाइम बच रहा है 6 घंटे, उसमें अपने को थ्योरी करनी है। अगर आईटी में सेलेक्ट होना है तो 8 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी है, राइट। 6:5:3 पीसीएम, एमपीसी, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो टाइम है वो 6, 5 और 3 के रेशियो में देना चाहिए। 6 घंटा मैथ्स को दो, 5 घंटा फिजिक्स को दो और 3 घंटा केमिस्ट्री को दो, राइट। तो आपका काम बढ़िया चलेगा, राइट। तो मैथ्स से आप में काफी प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट हो जाएगा और तीनों सब्जेक्ट अच्छे जाएंगे। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे को 6 घंटे पढ़ो, नहीं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपके हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी नीड है। तो मैथ्स में कैलकुलेशंस होते हैं, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अप टू आंसर पहुंचने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, देखते ही क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक 33% देखते ही हो जाती है, अगर आता है तो ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप घर पे करते हो तब भी कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए उसको कम क्वेश्चंस दो, जिससे कि लगभग बराबर क्वेश्चंस अपन तीनों सब्जेक्ट के हर दिन कर पाए, राइट। प्रिपेयर 12 to 15 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट विथ 60% कवरेज। जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया है कि कैसे 10 चैप्टर से 66% कवरेज हो सकता है, वैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसे 10-10, 12-12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स ढूंढ लो। केमिस्ट्री में भी 12-15 चैप्टर्स ढूंढ लो, फिजिक्स में भी 10-12 चैप्टर्स ढूंढ लो, और मैथ्स में 10 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जिनका वेटेज ऑलमोस्ट 60-66% हो, उनको ढूंढ करके उनकी तैयारी पहले महीने में शुरू कर दो, राइट। इंडेक्स फॉर फाइनल रिवीजन, और जब आप तैयारी कर रहे हो, ये जो 100 डेज में तैयारी करोगे, 90 to 100 डेज में, उसमें इंडेक्स बनाते रहना, इंडेक्स जरूर बनाना। इंडेक्स किस बात की? जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसमें से गुड क्वेश्चंस कौन से हैं और आपके डाउट्स कौन है, जिससे कि लास्ट के 5 to 7 डेज में कौन से क्वेश्चंस मुझे रिवाइज करना है, कौन से फॉर्मूले मुझे रिवाइज करने हैं, कौन से ट्रिक्स मुझे रिवाइज करने हैं, कौन सी रिएक्शंस मुझे रिवाइज करनी है, कौन से फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स है, कौन से रिवाइज करने हैं। तो अपना चाहे वो उसको माइंड मैप्स बोलिए, चाहे शॉर्ट नोट्स बोलिए, चाहे फॉर्मूला चार्ट बोलिए, चाहे टिप्स चार्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन 7 दिन में आप अपने पूरे के पूरे 35-36 जो टॉपिक्स हैं, 10-10, 12-12 टॉपिक्स हमने तीनों सब्जेक्ट में सिलेक्ट किए हैं, 36 जो चैप्टर्स हैं, 36 to 40 जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो, उनको 7 दिन में रिवाइज करने की प्लानिंग आपको आज से ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में कुछ नहीं होगा, आपके पास रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं होगा, और फिर आप YouTube में बैठ करके रिवाइज कर रहे होगे, वन शॉट ये सब देख रहे होगे। वन शॉट देख करके कोई आईटी नहीं जाता, मैं समझा देता हूं आपको, राइट। फ्री में पढ़ के और वन शॉट देख के भाई आईटी नहीं जाता, ये कड़वा सच है, इसको जान लो, राइट। और यहां पर इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म के कोर्सेज को आप जितने बढ़िया से करोगे, मेंटोरशिप का आनंद उठाओगे, उतनी ही जल्दी आईआईटी में जाओगे, राइट। तो देखो जी, ठीक है, नेक्स्ट 7 से 15 दिनों में पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करने का ऑप्शन। अब देखो डोंट्स, क्या नहीं करना है इन 3 महीनों में, 100 डेज में क्या नहीं करना है। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करनी है, सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, फ्रेंडशिप एंड अफेयर्स, मान लो किसी का कोई अफेयर चल रहा हो, भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या किसी भी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, तो भाई 12th फेल मूवी देखी थी ना अभी यार, 12th फेल मूवी की तरह सैक्रिफाइस करो टिल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद खूब मस्ती करना यार, बहुत पूरी लाइफ पड़ी हुई है सब कुछ करने के लिए। ऐसा कोई चीज नहीं है माय डियर फ्रेंड जो आपको लाइफ में करने को नहीं मिलेगी, लेकिन सही समय पे सही चीज की जाए तो उसका आनंद 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आज आप उन चीजों को करोगे, है ना, किसी भी तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है, सारे तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचो, चाहे वो आपके किसी के प्रति इन्फैचुएशन हो, अट्रैक्शन हो, या अच्छी बॉन्डिंग वाला रिलेशन हो, उसको भी 100 डेज के लिए ऑफ कर दो, उसको भी 100 डेज के लिए मोटिवेशन लो वहां से कि भाई मुझे इनके लिए कुछ करना है, या वो बोले भाई मुझे इनके लिए कुछ करना है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ करना है, राइट। नहीं तो कुछ नहीं चल पाएगा। मैं सच बता रहा हूं, एक बार आप जेई में फेल हो गए और या जेई आप नहीं कर पाए, कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई सब भाग जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, सब कट लेंगे आपसे। फेलियर्स के साथ कोई नहीं रहता, ये कड़वा सच है माय डियर फ्रेंड। और 12th फेल अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें भी है माय डियर फ्रेंड, है ना। तो सब जनरल
जनरल बात है, ये कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं। गॉसिप से बचिए। कोई भी मैच चल रहा हो, क्रिकेट का मैच हो या किसी भी तरह का कोई मैच हो या कोई मूवी आई हो या किसी भी टीचर के बारे में कोई बात हो, सारे तरह के गॉसिप्स के जितने भी एजेंडे हैं उन सबको ऑफ करिए। गॉसिप से बचिए, डिस्ट्रैक्शंस बचिए। फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना है। कोई भी फैमिली फंक्शन हो, चाहे बुआ के बेटे की शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी का रोका हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन अपने को नहीं जाना है, राइट। फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना है। ज्ञान फ्रॉम एवरीवन, सबसे ज्ञान नहीं लेना माय डियर फ्रेंड। अपना मेंटोर सिलेक्ट करो और सिर्फ उसी से ज्ञान लो। और नेक्स्ट बेटी के डूज है ना, डूज मैंने बाद में रखे, डोंट्स पहले रखे, क्योंकि ना करने वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करने वाले में से एक दो मिस भी होगी तो चलेगा, लेकिन ना करने वाले में से अगर गंदी आदत में से आपको एक भी आदत लगी रह गई तो इन डूज का कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। इसमें से 100% में से कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। 3 मंथ्स कैलेंडर बना लो। आज से ही 3 महीने का कैलेंडर बना लो। कैसे करना है? डेली जो है ना टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे कितना टारगेट है, क्या टाइम, टास्क वगैरह सब लिख करके बनाओ कि इतने घंटे में मैं ये काम करूंगा। डेली की डेली टू डू लिस्ट बनाओ, विनिंग स्क्वायर के साथ बनाओ, राइट। विनिंग स्क्वायर के साथ बिल्कुल टाइट शेड्यूल रखो, राइट। कंसिस्टेंसी, जिससे नेगेटिव थिंकिंग के लिए कोई जगह ही ना बचे, है ना। इतना टाइट शेड्यूल रखो कि हर समय काम करते रहो। ऑटोमेटिक देखना काम का जो खजाना है इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस खजाने से जेई की रैंक खरीद के ले आओगे। सच बता रहा हूं। डेली जो क्वेश्चंस आप करोगे, डेली जो ज्ञान अर्जित करोगे, डेली जो प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका खजाना डेली बढ़ रहा होगा। इतना बड़ा खजाना हो जाएगा 100 डेज में कि आप जाकर के अपनी टॉप 1000 की रैंक खरीद के ले आओगे उसी खजाने से। तो अपने खजाने को बढ़ाओ, डेली अपने खजाने को बढ़ाओ, राइट। कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। डेली काम करना है, डेली 8 आवर्स प्रैक्टिस करनी है। शेड्यूल्ड रिवीजन, अपना जैसे 100 डेज है तो हर 10-10 दिन, 7-7 दिन के रिवीजन्स प्लान कर लो कि जो 10 दिन में पढ़ा है वो अगले 2 दिन में रिवाइज करना है, फिर 10 दिन वाला, फिर ऐसे करके रिवीजन्स प्लान करो, जिसको अपन बोलते हैं R1, R2, R3 एंड R4। कम से कम एक चैप्टर 4-4 बार रिवाइज होना चाहिए। एक चैप्टर इन 100 डेज में 4-4 बार रिवाइज होना चाहिए। जो कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुन लो भाई। टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, टेस्ट दो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो। टेस्ट देने से डरो मत कि यार टेस्ट दे दूंगा पे नंबर आएंगे फिर मैं दूसरों को क्या कहूंगा, ये सब छोड़ो यार। अपने लिए टेस्ट दो और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और अगले बार इन मिस्टेक्स को करने से बचो। इनको पेपर में लिख लो। अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स को पेपर में लिखो और पेपर में लिखने के बाद माय डियर फ्रेंड उनको 2-3 बार पढ़ करके दिमाग में सजा दो, बसा दो, चिपका दो। और उसके बाद जब अगले पेपर में जाओगे तो देखना वो वाली मिस्टेक्स नहीं होंगी, नई वाली होंगी। नई वाली मिस्टेक्स होंगी, फिर उनको लिखेंगे, फिर उनको दूर करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। ज्यादातर मिस्टेक्स IIT JEE एडवांस्ड के पहले दूर हो जाएंगी और अपनी सक्सेस पास हो जाएगी। क्लियर? फॉलो मेंटर्स स्ट्रैटेजी। जो मेंटर्स बोले वही करो, जो मेंटर्स बोले वही करो, जो मेंटर्स बोले वही करो। एक आदमी को अपना गुरु बना लो, मेंटोर बना लो, उसी की बात सुनो, उसी की बात समझो। या 3 लोगों की 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मेंटोर बनाओ और उनकी बात सुनो, हर एक की बात मत सुनो, राइट। अब देखो मैं आपको बोलता हूं कि टाइम जो है, टीडीएल जो बनाना है, टीडीएल, मैं टीडीएल की बात कर रहा हूं। जो टू डू लिस्ट डेली बनाओगे तो उसमें टाइम, फ्री टाइम कम से कम रखना है। फ्री टाइम को सबसे कम रखो। फ्री टाइम को कम करना है, जितना कम कर सकते हो फ्री टाइम को कम करो। टास्क को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। टाइम को कम रख, फ्री टाइम को कम करना है, टास्क को बढ़ाना है। तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मैं रात को सो नहीं पाता हूं, सर मेरे मन में नेगेटिव ख्यालात आते हैं, सर मैं डिप्रेस हो जाता हूं, सर मैं समझ नहीं पाता हूं। अरे भाई, टाइम और टास्क का शेड्यूलिंग इतनी टाइट कर दो कि फ्री टाइम रहे ही ना। तो जब फ्री टाइम रहेगा नहीं तो कुछ सोचोगे ही नहीं। ओवर थिंकिंग तो छोड़ो, थिंकिंग ही नहीं आएगी। और जब कोई थिंकिंग नहीं आएगी और जब आपका खजाना बढ़ रहा होगा डेली, ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी शरीर में, आत्मा में, मन में, हसरतों में, सपने में, हर जगह आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी, राइट। तो अपने को ओवर थिंकिंग कम करना है, ऑटोमेटिकली कम होगी यार। दिस इज ऑटोमेटिकली, दिस विल बी रिड्यूसिंग डे बाय डे एज यू विल इंक्रीज योर टास्क फोर्स। टास्क जो है जैसे जैसे बढ़ाओगे, फ्री टाइम जैसे जैसे कम करोगे अपनी टीडीएल में, टू डू लिस्ट में, वैसे वैसे ओवर थिंकिंग आप देखोगे कम हो रही है और चांस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ रहा है, रॉकेट की तरह उड़ रहा है, राइट। तो बस बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए माय डियर फ्रेंड, मैं यहीं पर आपको बोलूंगा, डू योर बेस्ट। अपना सबसे बढ़िया वाला जो आप आउटपुट दे सकते हो वो दो, डेली दो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर के। और माय डियर फ्रेंड, टाइम और टास्क को जबरदस्त तरीके से
मैनेज करो जिससे कि कोई स्ट्रेस आपको ना आए और रिजल्ट आपका बने, पक्का पक्का बने। भगवान आपके साथ है, पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी शुरू करिए। एटीपी स्टार के जो कोर्सेस हैं जबरदस्त हैं, उनको ज्वाइन करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। लव यू बच्चा, बाय बाय।